जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजित में। जैसा कि पिछले वीडियो में प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किया गया था, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। हमें प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है और टोटल पुरस्कार जो हैं 7 और पुरस्कार देने की जो राशि है टोटल यहाँ पे 700 है। तो अगर हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, अगर माना पुरस्कार क्रमशः, पुरस्कार को अगर मान लिया जाए क्रमशः, पहले पुरस्कार को अगर यहाँ मान लेते हैं A+60 और दूसरा पुरस्कार होगा A+40। अब 40 क्यों होगा? क्योंकि देखिए कहा गया है ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, मतलब प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है। तो पहले पुरस्कार को A+60 माना गया, तो दूसरा क्या होगा A+40 होगा और तीसरा पुरस्कार होगा A+20 और चौथा पुरस्कार केवल क्या होगा A, और पांचवा पुरस्कार क्या हो जाएगा A-20 होगा और छठा पुरस्कार क्या होगा A-40, 20 कम होता रहेगा और सातवां पुरस्कार क्या होगा, सातवां पुरस्कार होगा यहाँ पे लिख देते हैं A-60। ये सब क्या हैं? ये सब पुरस्कार हैं जो माना गया है कि 7 जो पुरस्कार हैं क्रमशः इतने हैं। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में कहा गया प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, प्रश्नानुसार क्वेश्चन में ये कहा गया था कि इन 7 पुरस्कार को मिला के कितने रुपए होने चाहिए, 700। इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पे 700 रुपये होने चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं A+60, मतलब सभी पुरस्कार को जोड़ेंगे A+60, उसके बाद A+ क्या है 40, उसके बाद A+20 और उसके बाद A, फिर यहाँ पे A-20 होगा, उसके बाद A-40 और उसके बाद A-60 और इन सभी पुरस्कारों को जब जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 700। अब यहीं से हम A का मान ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे ये -20 है, ये +20, ये +40 है, ये -40, ये -60 है और ये +60। तो हमारा बचा क्या, केवल बचा A, मतलब ये टोटल 7A बचेगा और बराबर में क्या रखेंगे 700। तो 7 से जब 700 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100, मतलब A का जो मान आया है कितना आया है 100। A का मान कितना आ गया 100 और हमें क्या निकालना था 7 पुरस्कार, प्रत्येक पुरस्कार का मान। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रत्येक पुरस्कार का
मान। अब देखिए प्रत्येक पुरस्कार का जो मान होगा यहाँ पे लिख देते हैं क्रमशः। तो प्रत्येक पुरस्कार का जो मान होगा क्रमशः यहाँ पे क्या होगा, पहला पुरस्कार हमारा A+60, यानी A का मान कितना आ गया है 100, तो ये हो जाएगा 100 + 60 यानी 160 रुपये। और दूसरा पुरस्कार A+40 है, मतलब 100 + 40 तो ये हो जाएगा 140। इसी तरीके से 20 कम होता रहेगा, ये 120 हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे चौथा पुरस्कार था क्या था, A, तो A का मान 100 आया है तो ये 100 ही होगा। उसके बाद A-20 मतलब 100 - 20 80 हो गया। और उसके बाद छठा पुरस्कार 60 हो जाएगा। और उसके बाद अंत में जो आएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, अंत में यहाँ पे अब बचेगा 40। तो ये जो है ये सातों पुरस्कार के मान है, मतलब पहला पुरस्कार 160 रुपये होगा, दूसरा 140, तीसरा 120, चौथा पुरस्कार जो होगा 100 रुपये होगा, और पांचवा क्या होगा 80 रुपये, छठा पुरस्कार 60 रुपये, और सातवां पुरस्कार क्या होगा 40 रुपये। तो इस क्वेश्चन में यही हमें ज्ञात करना था। और अब चलते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर यही होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को भी हल करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है। देखिए इसमें कहा गया है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा यहाँ पे 3 होना चाहिए, कक्षा तीन का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है। तो कहने का मतलब ये है कि कक्षा 1 में एक का जो एक अनुभाग है वो एक पेड़ लगाएगा, 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, और कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। ऐसे चलता रहेगा कक्षा 12 तक। तो हमें ज्ञात करना है विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या। तो कुल पेड़ों की संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, हम योगफल ज्ञात करेंगे। तो ध्यान रखिए कि हमें क्या निकालना है, योगफल। तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, समांतर श्रेणी। तो हम योगफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं, इसको हल करते हैं। अगर हम मान ले यहाँ पे कि कक्षा 1 क्या, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, और ऐसे चलता रहेगा कक्षा 12 तक। मतलब कक्षा 12 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, पेड़ों की संख्या क्रमशः। अब देखिए मतलब कक्षा 1 जो है, यहाँ पे लास्ट में ये भी कहा गया है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं।
मतलब कक्षा एक में कितने अनुभाग हैं? 3। और एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, तो इसका मतलब हुआ जो कक्षा एक है, कक्षा एक में 3 अनुभाग हैं और एक अनुभाग एक पेड़, तो ये हो गया 1 गुणे 3। कक्षा एक जो है उनके पेड़ों की संख्या इतनी, तो कक्षा 2 के पेड़ों की संख्या 2 गुणे 3 होगा, क्योंकि प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं, तो सब में 3 3 से हमें क्या करना है? गुणा। और कक्षा 3 में क्या है? तो ये 3 गुणे 3, और ऐसे चलता रहेगा कक्षा 12 तक, इसमें भी 3 से गुणा करेंगे। तो ये हो गई पेड़ों की संख्या, मतलब कक्षा 12 तक ऐसे चलता रहेगा। तो देखा जाए तो ये 3 एक कम क्या हो जाएगा? 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा? 36। तो देखा जाए तो यह क्या है? समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी ये बन रहा है, तो समांतर श्रेणी है, तो यहाँ पे इसका अगर देखा जाए तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? मतलब प्रथम पद यहाँ पे 3, और सार्वधातर जो है कितना आ जाएगा? सार्वधातर इसका आ जाएगा 3 ही आएगा, क्योंकि 6 में से घटाएंगे 3 को तो कितना आएगा? 3। और यहाँ पे ये जो 36 है, देखा जाए तो ये अंतिम पद हमारा है। क्या है? ये अंतिम पद है 36, और हमें निकालना था योगफल। तो योगफल निकालने के लिए क्या करना होगा? n का मान ज्ञात करना होगा। तो n का मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, n का मान ज्ञात करने के लिए l बराबर कितना है? 36, यहीं से ज्ञात कर लेंगे। इसका जो सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 36 रख देंगे। a का मान 3 है और n हमें निकालना है, d का मान भी 3 है, बराबर में 36, बराबर में 36। अब देखिए 36 है, 3 पक्षांतर करेंगे तो यहाँ बचेगा 33, मतलब n माइनस 1 और गुणे में 3, बराबर में यहाँ 33 बचेगा। 33 को 3 से कैंसिल कर देंगे तो 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11। अब देखिए n माइनस 1 बराबर 11, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 11 प्लस 1, यानी n का जो मान आया है कितना आया है? 12। मतलब ये हुआ कि हमें 12 पदों का योगफल निकालना है, या कह लें, या हम कह सकते हैं कितना? पौधों की संख्या निकालने के लिए n का मान क्या रखना होगा? 12। तो विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या हमें निकालनी है। क्या निकालनी है? विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या निकालने के लिए क्या कहा गया था? कि हमें योगफल निकालना है। योगफल तो n/2 होता है योगफल का सूत्र, यानी n का मान 12 है, 12 बटे क्या कर दिया गया? 2। 2a मतलब 2 गुणे 3 करना है, प्लस 12 माइनस क्या करना है? 1, और अंत में d है यानी गुणे 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे भी 6 आएगा, और प्लस 11 यहाँ बचेगा, 11 तियाँ 33, 33 और 6 यहाँ पे 39 हो जाएगा। 39 का गुणा 6 में हो जाएगा, तो 39 और 6 का जब गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? तब यहाँ पे आ जाएगा 234। मतलब विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या या पौधों की संख्या कितनी होगी? टोटल 234। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को भी हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें कहा गया है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है।
13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई। तो देखिए जो चित्र में यहाँ पे दिया गया है, आकृति दर्शाई गई है, इसका मतलब ये हुआ कि त्रिज्या जो है, मतलब ये अर्धवृत्त इसकी बात कर रहा, तो इतने की बात कर रहा, तो ये अर्धवृत्त यहाँ बना और इसकी जो त्रिज्या है कितनी है 0.5, 0.5। उसके बाद जब इसको आगे बढ़ाया गया तो एक अर्धवृत्त यहाँ बना, लेकिन इसकी जो त्रिज्या है कितनी है 1 सेंटीमीटर। और फिर इसको जब यहाँ से ऐसे बढ़ाया गया तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, ये भी एक अर्धवृत्त ही तो बना। इसकी त्रिज्या 1.5 और इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और ऐसे फिर 2.5 सेंटीमीटर, और इसी प्रकार से 13 अर्धवृत्त बनेगा। कितना? 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई। तो हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। और कितने अर्धवृत्त इसमें बन रहे हैं? 13। तो उसी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो अर्धवृत्त की मतलब वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त हमारा ऐसे होता है और इसकी परिधि जो होती है 2πr। ये क्या है? परिधि। लेकिन यहाँ पे वृत्त नहीं है, अर्धवृत्त है, तो उसकी जो परिधि होगी पाई और आर। क्या होगा? अर्धवृत्त की जो परिधि होती है पाई आर। तो हमें क्या करना है हमें यहाँ पे क्या करना है, 13 अर्धवृत्तों, क्या करना है, 13 अर्धवृत्तों से बने 13 अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई। सर्पिल की लंबाई जो है, तो लंबाई यहाँ पे अर्धवृत्त की मतलब अभी बताया गया कि इसकी परिधि जब लेंगे तो परिधि अर्धवृत्त की पाई आर होती है। तो 13 का निकालना है, 13 अर्धवृत्त का। तो देखिए यहाँ पे जो होगा, पहले अर्धवृत्त का होगा पाई गुणे 0.5, यानी ये है त्रिज्या। उसके बाद क्या होगा, पाई गुणे प्लस पाई गुणे 1 सेंटीमीटर था। उसके बाद पाई गुणे क्या हो जाएगा 1.5, इस तरह भी लिख सकते हैं, प्लस लगा सकते हैं, यहाँ पे प्लस यहाँ लगा सकते हैं क्योंकि कुल लंबाई यहाँ निकाल रहे हैं। उसके बाद प्लस पाई गुणे 2, ऐसे चलता रहेगा। कब तक चलेगा? अब देखिए जो 13वां अर्धवृत्त होगा उसकी त्रिज्या कुल मिला के कितनी हो जाएगी, उसकी त्रिज्या कुल मिला के हो जाएगी 6.5। क्यों? क्योंकि एक अर्धवृत्त की त्रिज्या आधा सेंटीमीटर मतलब 0.5 सेंटीमीटर है और 0.55 ही बढ़ रहा है। इसका मतलब 13वां जो अर्धवृत्त होगा उसकी त्रिज्या कितनी होगी 6.5। ये हो गया। अब अगर यहाँ पे इसमें हम कॉमन लेना चाहें तो पाई और गुणे पाई इंटू 0.5 कॉमन हो सकता है। पाई और 0.5 क्या हो सकता है कॉमन, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे क्या बचेगा 3 और यहाँ पे क्या बचेगा 4 और लास्ट में क्या बचेगा 13 बचेगा। अब अगर देखा जाए तो ये एक समांतर श्रेणी है। पहला पद 1, दूसरा 2, मतलब एक क्रम के अनुसार ये चल रहा है। जो कॉमन लिया गया है उसको नहीं देखना है, यहाँ पे केवल इसको देखना है। तो ये एक समांतर श्रेणी बन रही है। तो अगर हम इसका प्रथम पद निकाल लें तो 1 हो जाएगा। इसको नहीं लेना है यहाँ पे, अभी इसको नहीं देखना इसी को। और सार्वधातर इसका मतलब डी का मान कितना हो जाएगा, वो भी 1 होगा। डी का मान भी 1 होगा और एन का मान यहाँ पे कितना होगा 13।
क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में 13 अर्धवृत्त की बात हुई है, तो n का मान 13। तो हमें निकालना है क्या, n पदों का योग, मतलब सभी पदों का योगफल निकालेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 13 पदों का योग निकालना है, S13। तो ध्यान दीजिए, सूत्र जो होता है n/2 होता है सबसे पहले इंटू, उसके बाद इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, इसका भी गुणा कराएंगे, उसमें जो यहाँ पे छूट गया था, कॉमन लिया गया था, इसका भी गुणा कराएंगे। पाई गुणे क्या, 0.5, और तब लिखेंगे n/2। क्या लिखेंगे, n/2, मतलब 13/2। और अंदर क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर 2 गुणे 1, और उसके बाद n यानी 13 माइनस 1, और d का मान भी 1 है। तो इसको भी हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पाई का मान रखना है 22/7, क्वेश्चन में ही दिया गया था, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा गया है। क्वेश्चन में दिया गया था कि पाई का मान 3.14 नहीं रखना है, 22/7 रखना है। और यहाँ पे 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2 भी लिख सकते हैं, और यहाँ 13/2 है। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 12 ही आएगा, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। 12 और 2 कितना होगा, 14 होगा। 7 से 14 को कैंसिल किया गया। उसके बाद 2 से इस 2 को कैंसिल किया गया, और इस 2 से इसको कैंसिल किया गया, तो 11। अब देखिए कुल मिला के जो हमारा यहाँ बचा हुआ है, क्या बचा है, 11 गुणे 13, और कुछ भी नहीं बचा, बराबर 11 गुणे 13। और जब इसका गुणा कराया गया, तब इसका गुणा आएगा 143 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई कितनी है, सर्पिल की लंबाई 143 सेंटीमीटर है। यही हमें लिखना है। क्या लिखना है, 143 सेंटीमीटर है, और यही हमें लिख देना है, और हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर 143 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्नावली में टोटल 20 क्वेश्चन थे, जिनमें से 18 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, और 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जिनको अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।